एक आदमी होटल में खाना खा रहा था और इसी बीच में एक महिला होटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। खाना खाते हुए व्यक्ति की नज़र जब उस महिला पर पड़ती है, जैसे ही वह उस महिला को देखता है, अब वह तुरंत ही अपना खाना छोड़ देता है और खाना छोड़कर सीधा होटल मालिक के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ी देर के लिए वेटर बनना चाहता हूँ। दरअसल जो महिला सामने बैठी हुई है, मैं उससे खाना ऑर्डर लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही होटल मालिक ने यह बात सुनी तो उसने ऐसा कहने से मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसने समझाने की कोशिश की और थोड़े ही शब्दों ने उसने ऐसी बात बताई कि होटल मालिक ने मना नहीं कर पाया। इसी बीच में वो कहता है कि साहब, हो सकता है आपको पुलिस भी बुलानी पड़ जाए। जैसे ही होटल मालिक ने यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम जाकर वहाँ ऑर्डर लो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। इसी बीच में वो व्यक्ति पुलिस से बात करता है। यहाँ पर वह व्यक्ति खाना छोड़कर गया था, उस महिला के सामने आ जाता है और जाकर कहता है कि मैडम, यह रहा मेन्यू कार्ड, आपको खाने में क्या-क्या चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही उस महिला ने उस व्यक्ति पर नज़र पड़ जाती है, तो वह व्यक्ति उस महिला को एक-दूसरे को टकटकाई लगाए लगा मतलब टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। हालाँकि उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि मैडम, आपको खाने में क्या-क्या चाहिए? तभी मैडम ने इधर-उधर चेहरा घुमाया, अपनी नज़रें छुपाने की कोशिश की। जैसे ही कोई बात उसके मन में नहीं आ रही थी कि वो बोले तो क्या बोले और क्या ना बोले। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में उस महिला ने उस होटल को छोड़ने की कोशिश की और तुरंत जैसे ही प्लान बनाया, उस महिला अपनी सीट छोड़ा और जैसे ही जाने की कोशिश की और तुरंत वह व्यक्ति दौड़ता है और जाकर मेन गेट को बंद कर देता है। वह कहता है कि मैडम, आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती, जब तक आप खाना नहीं खाओगी, जब तक आप अपना ऑर्डर नहीं दोगी, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यहाँ थोड़ी-सी बहस शुरू हो जाती है। जो होटल के अंदर मौजूद लोग होते हैं, वो सब देख रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। कुछ ही देर की बात थी, बस जैसे ही 5 मिनट बीतता है, 5 या 7 मिनट, तुरंत ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस को भी एक छोटी-सी कहानी सुना दी गई थी। इसी बीच में पुलिस ने उस महिला को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। दरअसल यह व्यक्ति उस महिला से बातचीत कर रहा था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। पत्नी की 4 साल महीने पहले ही अचानक ही मौत हो चुकी थी। गायब होने के बाद उसके उस व्यक्ति को लगभग उसी की वजह से 2 साल सलाखों के पीछे गुज़ारनी पड़ी और करीब 2 साल तक वो अदालत के पीछे चक्कर काट रहा था इंसाफ के लिए। और हो सकता है उसे कोई बड़ी सज़ा हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर आईपीएस धारा 2 302 और 2001 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। दरअसल जो कहानी आगे सामने आती है, वह सब देखकर जज भी हैरान हो जाते हैं। जज भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संभवतः भारत के इतिहास में यह तीसरा या चौथा केस हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिका। मेरे कार्तिका क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं जो ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये मैसूर के मैं कर्नाटक जिला लगता है मैसूर, वहाँ की है। कर्नाटक प्रदेश के जिला मैसूर के दरअसल मैसूर के 5वें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुराज सोमकलवर दरअसल वो सुनवाई कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 की यह बात है। एक वकील उनके सामने पेश होता है, कहता है कि हुजूर, मैं आपके सामने एक नोटिस नहीं दे सका, मैं सूचना नहीं दे सका, इसी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं किसी को कटघरे में पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने किसी को लाना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा कि पहले आप सूचना क्यों नहीं दे रहे थे? उसने कहा कि यह जो व्यक्ति जिसको मैं ले जा रहा हूँ, वो अचानक ही मिल चुका है, इसीलिए हमारे पास वक़्त नहीं था। अगर आपने आज उसको अपनी अदालत में पेश नहीं करवाया तो हो सकता है कि कल कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। जैसे ही जज साहब ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन दूसरा जो वकील था वो साफ-साफ इनकार करने लगता है कि बिना नोटिस के आप
ऐसे किसी को कैसे ला सकते हैं। लेकिन जब जज साहब का ऑर्डर हो जाता है, आखिरकार जज साहब के सामने कटघरे में जो था, एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ एक महिला खड़ी थी, दूसरी तरफ पुरुष खड़ा हुआ था। दरअसल जो पुरुष था उनका नाम था कुरुवारा सुरेश, और उसके सामने जो महिला खड़ी हुई थी उसका नाम था मल्लिके। मल्लिके से नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो शुरुआत में इधर-उधर नाम बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वकील ने उससे सख्ती से पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, वह कहती है कि मेरा नाम मल्लिके है। उसके पिता का नाम स्वर्गीय राम है और माँ का नाम गौरी है। जैसे ही उसने यह नाम अपने माता-पिता और अपना खुद का नाम बताया तो जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2025 है। क्या आज अप्रैल फूल की बातें कर रहे हैं? दरअसल आज अप्रैल फूल का डे नहीं है। यहाँ से ये कैसी बातें हो रही हैं? तभी वकील कहता है कि जज साहब, आज भले ही 1 अप्रैल हो ना हो, लेकिन 2 अप्रैल है आज। जो इसने कहा कि बिल्कुल सच है। दरअसल जज साहब इसलिए हैरान थे क्योंकि जो महिला कटघरे में खड़ी हुई थी वो जो है 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। उसके जो 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 शव था, उसका जो लाश मिली थी, उसका सुपुर्दे खाक यानी अंतिम संस्कार भी हो चुका था। एक रीति रिवाज से के हिसाब से, और महिला जिंदा कैसे हो सकती है? यह बात सोचकर जज साहब ने कहा कि आज कोई अप्रैल फूल नहीं है। अब इसके बाद फिर एक कहानी लोगों के सामने आती है। हर कोई इस कहानी को जानकर हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरुवारा सुरेश है, जो कि रहने वाला है कुड़ाकू जिला का, जो कि कर्नाटक प्रदेश का लगता है। थाना है कुशलनगर और इलाका लगता है जो कि रहने वाला होता है बसावन हल्ली का रहने वाला होता है। सुरेश, दरअसल उसकी शादी होती है साल 2001 में। उस महिला का नाम होता है मल्लिके, से शादी हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। दोनों कुली का काम करते थे, लोगों का बोझा ढोते थे और अपना घर चलाया करते थे। धीरे धीरे वक्त आगे बीत जाता है और 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, दिसंबर 2020 की यह बात है, मल्लिके अचानक लापता हो जाती है। और ऐसी लापता होती है कि उसका पति जो सुरेश होता है उसको हर जगह तलाश करता है। अब चाहे दोस्त रिश्तेदार, जहाँ जहाँ वो काम करते थे, जो जो लोग उनके संपर्क में थे, हर किसी से संपर्क किया जाता है, लेकिन इस मल्लिके का कहीं अता पता नहीं चलता है। 2 बालक होते हैं, 2 बालकों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस भी परेशान हो जाती है और बाकी परिवार के लोग जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सुरेश नजदीकी पुलिस स्टेशन कुशलनगर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बीवी लापता हो गई है। दिसंबर 2020 में वो जो है अचानक लापता हो जाती है। तो वो पुलिस से बताता है, सुरेश, आप उसको ढूंढने में मेरी मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने उसे ढूंढने में मदद की कोशिश की, लेकिन उस महिला का जब कहीं अता पता नहीं चलता है तब वो गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। दिसंबर का वो महीना था, साल 2020 की बात है। और ऐसे ही करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगातार ऐसे कई महीने गुजर जाते हैं। अब जुलाई 2020-21 की बात है। अचानक ही पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक महिला, एक जिला मैसूर लगता है और मैसूर जिले का एक थाना लगता है मिठापुर। मिठापुर में एक इलाका, एक एरिया है पोरिया पटना। दरअसल पोरिया पटना में एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला की उम्र लगभग बताई जा रही थी 34 या 35 साल के आसपास। जब उस महिला की लाश मिलती है तो उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जांच पड़ताल में जुटने के बाद ये कोशिश कर रहे थे कि महिला की शिनाख्त हो सके, इसके बारे में पता चल सके। लगभग यहाँ से 100 या 500 किलोमीटर दूर एक थाना था कि जहाँ पर एक महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब से लगभग 9 महीने पहले यह लाश मिलती है। जुलाई 2021 में पुलिस वालों ने इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए कुशलनगर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया। वहां जाने के बाद जब जिस व्यक्ति उनके सुरेश ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, सुरेश से पूछताछ के लिए लेके आते हैं। जो महिला
उसके तन पर कपड़े मिले थे, चूड़ियाँ मिली थी, बाकी सामान ज्वेलरी वगैरह जो मिली थी उसे दिखाया जाता है और दिखाने के बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि जो तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी, तो क्या तुम्हारी पत्नी की लाश तो नहीं है? क्योंकि लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, काफ़ी मात्रा में वो कंकाल बन चुकी थी, इसीलिए समझ पाना मुश्किल था। इसी बीच में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई और नहीं मल्लिके थी। मल्लिके की मां गौरी एफआईआर दर्ज कराती है। पुरमपुरा के बीठापुर में जब एफआईआर दर्ज होता है, मुकदमा अपराध संख्या 145/2021 आईपीसी धारा 302 200 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस के लिए सामने कोई और सस्पेक्ट नहीं था सिवाय इस सुरेश के। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, बातचीत करती है, इधर पुलिस ने उस कंकाल को, उस सड़े गले शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है जिसकी वजह से महिला की मौत हो चुकी है। अब सुरेश से लगातार पूछताछ की जा रही थी। सुरेश ने इधर इधर उधर की बातें बताना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछा तो उसने अपने तरीके से पूछा, तो वो तोते की तरह सब कुछ लगने लगता है, सब पढ़ने लगता है, बताने लगता है। दरअसल वो कहता है कि सर में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को, सुरेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे रहता है। इधर उसके दोनों बच्चे, उसकी माता, उसके पिता सब परेशान थे। यह सलाखों के पीछे रहता था। इसने इसी बीच में जमानत के लिए कई बार अर्जी भी की थी, लेकिन उसकी जमानत याचिका कई बार जो है खारिज भी हो चुकी थी। आखिरकार उसे 2 साल के बाद जमानत मिली जाती है और जमानत मिलने के बाद जब वो अपने काम में जुट जाता है, जैसे ही काम कर रहा था वो काम करने लगता है। कुली होता है, कुली अपने बच्चों को पालना शुरू कर देता है। दिसंबर 2022 में यह मामला अदालत की ट्रैक पे आ जाता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। जब जब तारीखें पड़ती थी तब तब सुरेश को अदालत में पेश होना पड़ता था और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की बात है। एक होटल के अंदर यह महिला, जिसका नाम मल्लिके होता है, यह खाना खाने के लिए आई थी। जब और इससे पहले इनका पति यहाँ पर मौजूद था। अचानक ही पति की नज़र पत्नी पर पड़ जाती है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या के इल्जाम में वो सलाखों के पीछे गुजार चुका है लगभग 1.5 या 2 साल के आसपास, जिसके लिए वो अदालत के चक्कर काट रहा है, वो जिंदा कैसे हो सकती है। दरअसल उसने यह जो है पुलिस के सामने स्वीकार भी कर लिया था कि लाश भी देखी थी, सब कुछ था, तो यह जिंदा कैसे हो सकती है। अब आपके पास जाता है, मतलब वह उसके पास जाता है और जैसे उस महिला के पास जाता है तो महिला ने यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल के मालिक ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद अब इस महिला को अगले दिन यानी 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही अदालत में पेश किया जाता है, अदालत की कटघरे में खड़ी हुई तो सब लोग कह रहे थे कि यह जिंदा है, यानी कि भूत अदालत में आज पेशी आया है। हर जगह अखबारों में यही खबर जो है प्रकाशित होती है कि भूत अदालत में पेशी के लिए आया है और जो मर चुका है वो जिंदा है। कैसे हो सकता है? आज जज साहब को यकीन नहीं हो रहा था। जज साहब ने पूछा कि जो वो लाश मिली थी दरअसल वो किसकी लाश थी? अगर यह जिंदा है तो और ये भी पूछा जाता है कि अगर शिनाख्त की जा रही थी कपड़े, चूड़ियां, चप्पल, पर तुमने इसकी शिनाख्त कैसे की? तभी पुलिस के सामने, जज साहब के सामने पुलिस को भी देखता है सुरेश और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। जज साहब को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि जब यह घटनाक्रम हुआ होगा, जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया होगा तो जाहिर सी बात है कि सुरेश के साथ ज्यादती की गई होगी, मारा गया होगा, पीटा गया होगा और इसे जबरदस्ती उगलवाया गया होगा कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। इस महिला से पूछा कि वो कपड़े तुम्हारे थे कि नहीं, क्योंकि वो कपड़े भी दिखाए जाते हैं। वो साफ साफ इनकार कर देती। जज साहब
वो उसके कपड़े नहीं हैं, वो उसकी चूड़ियाँ नहीं हैं, वो उसकी चप्पल नहीं है, यह सामान उसका है या नहीं, वो सामान किसका था? जब जज साहब यही पुलिस से पूछते हैं तो जिले की पुलिस के साथ-साथ एसओ को और उस टीम को जिसने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, उनको कुछ समय दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके यानी 17 अप्रैल 2025 को इस बात की जानकारी चाहिए कि वह लाश किसकी थी, साथ ही वह कपड़े किसके थे। क्या तुमने सुरेश के साथ मार-पीट करके, उससे ज़बरदस्ती करके कहीं जुर्म तो कबूल नहीं करवाया था? इस बात का जवाब चाहिए। अब इस बात की जब यह खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पर आती है तो हड़कंप मच जाता है। फिर जज साहब यह कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भारत संभवतः भारत के इतिहास में यह तो तीसरा मामला ऐसा है या फिर चौथा मामला ऐसा है जब पत्नी की मौत होती नहीं है और पति किसी की लाश को दिखाकर उससे मर्डर किया है और जबरदस्ती पुलिस उसे कहलवा देती है और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में यह भी जांच पड़ताल की गई इस महिला की, क्योंकि यह इसको दफनाया गया था, शायद यह बताए जाते हैं क्रिश्चियन है, तो यह इसको दफनाया गया था, इसीलिए इसका जो बिसरा था, जो प्रिजर्व कर लिया गया था, उसकी डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो पता चलता है कि इसकी डीएनए रिपोर्ट उन बच्चों से मैच नहीं करती, यानी कि मल्लिगे के जो बच्चे होते हैं उनसे मैच नहीं कर पाती। इससे पता चलता है कि लाश मल्लिगे की नहीं थी, किसी और की लाश थी, जिसके बावजूद बेकसूर आदमी लोगों के सामने, खासकर वो हत्या के दंड झेल रहा था कि वो हत्यारा है, साथ ही वो दंड झेलता है। उसके बच्चे अपनी माँ की वजह से 3-4 साल तक परेशान रहते हैं। उसके पिता ने समाज के लोगों के ताने सुन-सुन के आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से वो परेशान रहने लगा था। असहज ही इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अदालत इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में जरूर कोई न कोई कहानी पेश कर देगी। हालांकि इस व्यक्ति सुरेश के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को 2 साल जेल हुई है, साथ ही वह परेशान भी रहा है, एक उचित मुआवजा भी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, हर हर किसी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है। तो हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही आशा, यही उम्मीद करते हैं कि जज साहब इस मामले को जितना गंभीरता से लेंगे, उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये कोई भी भविष्य में ऐसी नज़र न बन सके कि जैसे जज साहब ने खुद कहा था कि ये तीसरा या चौथा मामला है। कहीं ये 5वां या छठा मामला भविष्य में ना बन जाए। जब इस मामले में महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, आखिरकार यह 4 साल तक कहाँ लापता थी, तो पता चलता है कि इस महिला का किसी और व्यक्ति से अफेयर था और अफेयर की वजह से वह चुपचाप घर से निकल जाती है और बिना किसी को बताए हुए। और यह क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसके 2 बच्चे हैं, साथ ही पति शादी से जाने नहीं देगा। हालांकि पुलिस की जांच का विषय है यह वाकई किसी के साथ की गई थी या नहीं की गई थी, या अदालत के सामने भी इस बात को पेश करना पड़ेगा। यह किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी, लेकिन जैसा इस महिला ने किया वाकई आश्चर्यजनक था, सोचने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, और जाते-जाते मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे किसी भी घटना में कभी भी ना फंसे, उम्मीद करते हैं। जैसे कि इस महिला ने जो किया वाकई केवल अपने पति को धोखा, बल्कि अपने बच्चे को भी धोखा दिया है, अपनी सगी माँ को भी धोखा दिया है। इस तरह से शायद उस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि साथ ही जाना था तो कम से कम वो बता के जाती, या सच बता के जाती, आराम से निकल सकती थी। लेकिन जैसे उसने अपने पति, अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को परेशान कर दिया है, वाकई ये सोचने वाली घटना है और शर्मिंदगी वाली बात है। तो दोस्तों, आप लोग सचेत रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।